सो बेटा ये हमारी कहानी यहाँ तक पहुंच चुकी थी, मींस यहाँ तक हम पहुंच गए थे। ठीक है, इस स्लाइड तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, वी आर वी हैव बीन रीच टिल दिस स्लाइड। अब बेटा ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा, है ना? इसमें मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया था कि कभी भी आप डेसिमल वाले गामा की वैल्यू यूज नहीं करेंगे, यू विल बी ऑलवेज यूजिंग द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ गामा, तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब बेटा इसके आगे की ये जो ग्राफ है ना, ये मुझे थोड़ा सा ऑनलाइन समझाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं समझा के मैं इसको ऑफलाइन क्लासेस में समझाऊंगा। ठीक है, मैं इसको कहाँ समझाऊंगा? ऑफलाइन क्लासेस में समझाऊंगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सेकेंड लॉ में जाने से पहले हमको सेकेंड लॉ में एक्चुअली क्या है कि फर्स्ट लॉ हमको क्या बताता है? क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, है ना, क्वांटिटी। लेकिन हमको सेकेंड लॉ क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। कि एक बात याद रखना बेटा कि जो हीट होता है ना, इट इज सबसे घटिया क्वालिटी की एनर्जी होती है हीट। ठीक, मतलब डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, इट इज द मोस्ट डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब क्या हुआ कि इसी, और जो वर्क होता है, जो वर्क है, इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ एनर्जी। अब इसी कारण वर्क को आप पूरा हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट कंप्लीटली, लेकिन हीट से वर्क पूरा आप बना नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम हीट इंजन समझते हैं सेकेंड लॉ में पढ़ने से पहले। अब ये देखो बेटा, ये सारी चीजें ना अब पॉसिबल नहीं है ना, अब ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन मतलब अब ये पार्ट जो है ना, ये हीट इंजन वाला उतना सिलेबस में नहीं है। ये जो भी चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सॉरी बेटा मैं थोड़ा सा डेविएट हो गया था, ये जो भी चीज डिस्कस कर रहा हूँ, इट इज नो लॉन्गर इन द सिलेबस। अब बेटा देखो ये क्या चीज होता है। ठीक है, व्हाट इज दिस थिंग, मतलब ये क्या यूज में आता है? हीट इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। ये क्या करता है? हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। बेटा जो गाड़ी है आपकी, पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, ये सब लगभग लगभग हीट इंजन ही है। ठीक, इसका तीन पार्ट होता है। ये हाई सोर्स टेम्परेचर से, जो कि जनरली T1 में है, उससे हीट लेता है ना, इट टेक्स द हीट फ्रॉम रिजर्वायर, इसको हॉट रिजर्वायर बोलते हैं। फिर ये जो वर्किंग सब्सटेंस है या जो इंजन है, ये क्या करता है? उसको कुछ वर्क में कन्वर्ट कर देता है, और पूरी हीट को तो अपन वर्क में कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो बचा हुआ जो है, ठीक है, वो किसमें? ये एग्जॉस्ट मान लो, आप अपने गाड़ी का एग्जॉस्ट मान लो, इसको क्या मान लो? अपने गाड़ी का एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट के फॉर्म में सिंक में दे देता है। ठीक है, तो इन अ साइकिल ऑफ हीट इंजन द वर्किंग सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट हीट Q1 फ्रॉम द सोर्स, डज सम वर्क एंड रिजेक्ट्स रिमेनिंग Q2 टू द सिंक। ये बेसिकली हीट इंजन का काम होता है। क्या काम होता है हीट इंजन का? हॉट रिजर्वायर से Q1 हीट लेना, उससे W वर्क करना, और Q2 जो है सिंक में सिंक कर देना। ठीक है, अब देखो थर्मल इफिशियंसी बेटा, थर्मल इफिशियंसी क्या है? इसको नीटा साइन से डिनोट करते हैं। इफिशियंसी को अपन किस साइन से डिनोट करते हैं? नीटा साइन से। ओके, ये नीटा साइन से अपन इफिशियंसी को डिनोट करते हैं। वर्क डन W। अब एक बात बताओ, हीट सप्लाइड कितना है? Q1। हीट रिजेक्टेड कितना है? Q2। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? Q1 माइनस Q2 होगा कि नहीं होगा? तो इफिशियंसी क्या होती है? वर्क डन अपॉन कि भाई कितना दिया था और कितना हमको वर्क डन मिला, तो W अपॉन Q1। तो W को अपन क्या बोल सकते हैं? Q1 माइनस Q2। W को क्या बोल सकते हैं बच्चों? Q1 माइनस Q2 बोल सकते हैं। तो यहां से, है ना, इफिशियंसी कितनी आई हमारी? इफिशियंसी आई 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। व्हाट इज दिस? ठीक है, मल्टीप्लाई इफिशियंसी विथ, अगर आप इफिशियंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ठीक है, 100, यू विल गेट एफिशिएंसी इन परसेंटेज। अगर आपको एफिशिएंसी परसेंटेज में चाहिए तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो?
ये पॉइंट आप अभी लिखो मत, ये इसका कोई सेंस नहीं है। इफिशियंसी को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो इफिशियंसी किस में मिल जाएगी, परसेंटेज में। अब देखो बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दो स्टेटमेंट है बेटा, ठीक, ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, इसको हम फर्स्ट स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट स्टेटमेंट भी बोला जाता है इसको, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। ये क्या बोलता है? नो प्रोसेस इज पॉसिबल, ऐसी कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जो क्या करे, है ना, हॉट सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करे फ्रॉम रिजर्वायर और उसको कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में कन्वर्ट कर दे। मतलब हमने जितना पेट्रोल जलाया, उस पेट्रोल को जलाने से जो हीट मिली उसको हम पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एग्जॉस्ट होगा, कुछ ना कुछ वेस्टेज होगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? व्हीकल विदाउट एग्जॉस्ट इम्पॉसिबल। देखो बेटा क्लोज साइकिल बोला है, ये क्या है, किसके लिए वैलिड है? फॉर क्लोज साइकिल, फॉर क्लोज्ड साइकिल, क्लोज्ड साइकिल। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वो क्लोज साइकिल में नहीं होती, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आर नॉट इन क्लोज साइकिल। हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क कंप्लीटली, वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू heat, work can be converted to heat completely। वर्क को हम कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? ये सब रेक्टिफिकेशन वाली चीजें हैं, सब क्या है, प्योर रेक्टिफिकेशन। ओके, क्लियर है बच्चों? थम्स अप करो इफ इट इज क्लियर। चलो अब बेटा कार्नोट इंजन, ये एक लड़के ने बनाया था, लड़का इसलिए बोल रहा हूं 21-22 साल की उम्र में ही ये इनका डेथ हो गई थी, मुझसे भी छोटे थे तभी इनका इंतकाल हो गया था, तुमसे 4-5 बड़े साल बड़े रहे होंगे तभी ये मर गए थे, ठीक। इन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया, ठीक है, जो इससे ज्यादा इफिशियंसी ये हो नहीं सकती, इससे ज्यादा इफिशियंसी इसका हो नहीं सकते। मतलब अगर कोई एक, है ना, इनका इंजन अगर जैसे मान लो कार्नोट इंजन है, किस टेम्परेचर रेंज में काम कर रहा है? T1 और T2, मतलब T1 से हीट ले रहा है और T2 में डाल रहा है। तो कार्नोट इंजन बोलता है कि नो इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन T1 एंड T2, मतलब ये किसका, सोर्स का टेम्परेचर और ये सिंक का टेम्परेचर, कैन हैव इफिशियंसी मोर देन कार्नोट इंजन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आइडियल इंजन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आइडियल इंजन। मतलब कार्नोट इंजन से ज्यादा इफिशियंसी हो नहीं सकती किसी की। किससे ज्यादा इफिशियंसी नहीं हो सकती बच्चों? कार्नोट इंजन से ज्यादा इफिशियंसी नहीं हो सकती। देखो बेटा इसमें क्या है, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना बेटा, इससे ज्यादा जो बता रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एडवांस में हम हर प्रोसेस की कैलकुलेशंस करके दिखाते हैं, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये वैसे भी अब सिलेबस के बाहर है, तो मैं आपको इतना दे रहा हूं कंटेंट कि अगर आप इसमें खुद कुछ स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बाकी मैं आपको मोर देन सफिशिएंट बता दे रहा हूं। तो आइसोथर्मल एक्सपांशन क्या है? देखो इसमें 4 प्रोसेस होती है। देखो पहली ये आइसोथर्मल एक्सपांशन, फिर दूसरी प्रोसेस का क्या है, एडियाबैटिक एक्सपांशन, फिर तीसरी प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथी प्रोसेस क्या है, चौथी प्रोसेस क्या है बेटा, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे Q1 में क्या होता है, हीट गिवन होता है, Q1 क्या होता है, हीट गिवन, Q2 क्या होता है, हीट रिजेक्शन, Q2 में क्या होता है, हीट रिजेक्शन। देखो बेटा इसी कारण ये जो कार्नोट साइकिल है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये आइसोथर्मल में हमने हीट दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए गैस का? गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है और हम उसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। गैस के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है कि हम उसको हीट दिए और उसका कुछ, है ना, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इट इज, मतलब ऐसा किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब जो हीट दे वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्क में कन्वर्ट हो जाए। तो हाइपोथेटिकली इट इज पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली सोचो क्या ये पॉसिबल है कि आप गैस को हीट कर रहे हो और गैस का बिल्कुल भी टेम्परेचर राइज ना हो? इसलिए ये थोड़ा सा कभी कभी रीजन पूछता है ना कि भाई
बताओ क्यों कार्नोट साइकिल बनाना, कार्नोट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है? क्योंकि थोड़ा सा ये मुश्किल है कि हम गैस को हीट दे रहे हैं और गैस का टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया है। जो इंजन के आपस में मूविंग पार्ट्स होंगे उसके बीच में फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा, तो यहां पे हमने फ्रिक्शन को भी कंसिडर नहीं किया है। अब देखो बेटा, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, देखो फॉर कार्नोट इंजन Q2 बाई Q1 को, Q2 बाई Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, T2 बाई T1। तो इफिशियंसी क्या होती है बेटा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2। अब देखो बहुत सारे लोगों को एक मिथ होता है कि कार्नोट की इफिशियंसी 100% होती है। नहीं, कार्नोट की इफिशियंसी, ठीक, कार्नोट की इफिशियंसी बेटा, यहाँ पे आप एक काम करो, इसको जैसे मैंने क्या कर दिया H, इसको मैंने क्या कर दिया L, TL और TH याद रखो, क्या याद रखो, TL और TH। TL क्या है, लो टेम्परेचर, TH क्या है, हाई टेम्परेचर। देखो मैंने यहाँ पे भी लिख के रखा है, आप देख रहे हो, TH और TL लिख के रखा है, कोल्ड रिजर्वायर का TL कर दिया, ठीक है। अब कार्नोट की, है ना, कार्नोट इंजन will have efficiency, Carnot engine will have efficiency 100% only if TL is equal to 0 Kelvin। Only if TL 0 Kelvin होगा तभी इसकी efficiency क्या होगी, 100। देखो TL को 0 करो, efficiency क्या आ गई, 1। अब 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है बेटा, यहां तक की बात क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है? चलो अब बेटा देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाते जाओ, ठीक है, क्वेश्चंस करते जाओ। चलो कम ऑन डू इट फास्ट फास्ट फास्ट। जल्दी 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 आंसर देते जाना बेटा, जल्दी जल्दी दो, खत्म करेंगे इसको। देखो बेटा, हुआ गाइस, हुआ कितना है आंसर बताओ। देखो बेटा कितने कैलोरी हुआ, ये और ये, तो कितना वर्कडन कितना हुआ होगा, देखो ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है, तो वर्कडन कितना हो जाएगा, ठीक है, 500 कैलोरी, ठीक है, 500 कैलोरी। इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसमें आ जाएगा, जूल्स में आ जाएगा। क्लियर है बेटा, थम्स अप करो अगर एकदम डन है तो। कम ऑन, टेम्परेचर को केल्विन में रखना भाई, कम ऑन डू इट। दुहा बेटा आंसर आया, दुहा, तालिया बेटा। चलो, एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया भाई, 273 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 373 केल्विन, 1 माइनस ये,
कर लोगे इससे आपकी इफिशियंसी आ जाएगी। देखो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100 से। कितना आ रहा है, कोई बताएगा क्या, कितना है इसका आंसर? बॉयज एंड गर्ल्स, एनीवन? पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन आ रहा है, ओके बेटा ठीक। कामरान भाई हमारे बोले पहला ऑप्शन है, इसको डन करते हैं, लॉक करते हैं। ओके, ये देखो बेटा 2 बार आ चुका है, करो इसको जल्दी से। देखो बेटा, क्या मैं ऐसे कर दूं 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस TL अपॉन TH। अब देखो बेटा 62 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करो या 62 डिग्री केल्विन से कम करो, बात सेम है ना? तो है ना, इफिशियंसी क्या हो जाएगी, डबल। तो 2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, TL माइनस 62 अपॉन TH। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस TL अपॉन TH प्लस 62 अपॉन TH। अब देखो बेटा, यहां से TL अपॉन TH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6। TL अपॉन TH, सॉरी, यहां से आप TL अपॉन TH की वैल्यू या 1 माइनस TL अपॉन TH की वैल्यू डालो ना इधर सीधे। दिस इंप्लॉइज दैट 1 माइनस TL अपॉन TH की वैल्यू यहां पे डालो, कितना आया, 1/6 प्लस 62 अपॉन TH। तो यहां से TH की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितना आ रहा है बेटा, देखो 1/6 इज इक्वल टू 62 अपॉन TH। तो TH कितना आ गया, 62 इंटू 6 विच इज कमिंग आउट टू बी 2 1, है ना? ट्वेल्व 36 37। बेटा याद रखना, ये आंसर किस में है, केल्विन में। ये आंसर किस में है, केल्विन में। ठीक, मैं होता तो एक ऑप्शन ये डिग्री सेंटीग्रेड वाला भी बनाता। इसको आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आ रहा है, ये TH केल्विन में है ना बेटा, TH केल्विन में, याद रखना। ठीक बेटा, किसी का माइक ऑन रह गया, देखो तो बेटा, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यार बेटा, ये क्लियर है ना ये पॉइंट? ओके, तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लेना। चलो, ये कर लोगे यार, ये सेम है ना, ये सेम है ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ बेटा, याद रखना, फॉर गिवन टेम्परेचर रेंज, फॉर गिवन टेम्परेचर रेंज, है ना, कार्नोट से ज्यादा इफिशियंसी नहीं आ सकती। तो आप इस टेम्परेचर रेंज के लिए कार्नोट की इफिशियंसी निकालो। अब मान लो कार्नोट की इफिशियंसी इससे ज्यादा है, तो ये इंजन पॉसिबल है। अगर साइंटिस्ट बोल रहा है कि उसकी इफिशियंसी कार्नोट से भी ज्यादा आई, तो फिर ये इंजन पॉसिबल नहीं है। जल्दी ट्राई करो इस क्वेश्चन को, जल्दी क्वेश्चन को ट्राई करो याले। सर ये ऑप्शन पॉसिबल हो रहा है, नहीं इम्पॉसिबल हो रहा है। सर, इम्पॉसिबल। आओ देखते हैं, कार्नोट की इफिशियंसी कितनी आ रही है, 1 माइनस 300 अपॉन कितना, 400 है क्या ये? अरे यार, कार्नोट की तो 25% आ रही है, और ई भाई साहब बोल रहे हैं इसकी इंजन जो है 26%।
अरे भाई पगला गए हो क्या? 25% से ज्यादा नहीं हो सकती इफिशिएंसी, इट इज इम्पॉसिबल। समझ में आया क्या? क्लियर है बेटा? क्लियर? क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है ना, कि why Carnot engine is not possible। पहला, Carnot cycle is reversible whereas real engine are not reversible due to friction। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, रिवर्सिबल प्रोसेस आर स्लो बट इंजन आर मेंट टू बी फास्ट। बेटा याद रखना, जैसे गैस को भी ना एकदम से नहीं दबा सकते, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, देयर इज समथिंग क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक होना चाहिए। क्वासी स्टैटिक मतलब एकदम स्लो स्लो स्लो, तभी जो गैस का प्रेशर यूनिफॉर्मली पूरे जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए। आप अगर एकदम से दबा दोगे ना, तो यहाँ की गैस का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जो पिस्टन के पास में है, और यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा तुरंत। तो यूनिफॉर्मली प्रेशर चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए पिस्टन को अपन धीरे धीरे ही रिलीज या दबा सकते हैं। ठीक है, तो क्वासी स्टैटिक होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? क्वासी स्टैटिक वर्ड होता है, क्वासी स्टैटिक होना चाहिए। ओके, तो इसलिए प्रैक्टिकल इंजन जो है वो हम कार्नोट इंजन जो है हम बना नहीं सकते। अब बेटा देखो, ये तो टोटली आउट ऑफ सिलेबस है ना, कंप्लीटली डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन अब देखो सब पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन देखो भी सही, इससे पढ़ाना भी इसलिए आसान है, मतलब इसलिए अच्छा है, क्योंकि जो अपनी एसी होती है ना, जो ब्लोअर होता है ना, ब्लोअर गर्म हवा जो एसी फेंकते हैं ना, वो उसी को बोलते हैं अपन हीट पंप। ठीक है, जो गर्म हवा लेते हैं ना अपन एसी से, वो तब एसी कैसा बिहेव कर रही है? हीट पंप। और जब एसी ठंडी हवा फेंक रही है, तब एसी कैसा बिहेव कर रही है? रेफ्रिजरेटर। क्या समझ में आया कि कब हीट पंप? जब एसी जो है हमारा, जैसे स्टाफ रूम में अपने एसी लगा हुआ है, या ना सॉरी क्लासरूम वाला तो काम नहीं करता है, तो जो स्टाफ रूम में एसी लगा हुआ है या कहीं भी एसी लगा हुआ है, तो वो जब हीट मतलब गर्म हवा उससे ले रहे हैं, तो वो हीट पंप है, वो एसी नहीं है, फिर हीट पंप है। ठीक, और जब वो ठंडी हवा फेंक रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे? रेफ्रिजरेशन बोलेंगे, उस प्रोसेस को रेफ्रिजरेशन बोलेंगे। अब कंबाइंड इसको एयर कंडीशनिंग बोलते हैं, है ना, कंबाइंड इसको क्या बोलते हैं? एयर कंडीशनिंग। ठीक है, एसी का मतलब एयर कूलिंग नहीं होता, एयर कंडीशनिंग होती है। और जो एसी, जैसे हम लोग के साइड में जो एसी लगता है ना बेटा, उसमें गर्म हवा वाला सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि वो कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसमें सिर्फ ठंडी हवा वाला सिस्टम होता है, तो वो एक्चुअली एयर कूलर हो गया, एसी एयर कंडीशनर नहीं हुआ। वो एयर कंडीशनर उसे बोलेंगे एक्चुअली जो गर्म हवा भी फेंक सके और ठंडी हवा भी से फेंक सके। अब देखो बेटा, ये उल्टा होता है। ठीक है, इट इज रिवर्स ऑफ इट इज इनवर्स। देखो यहां लिखा भी, इट इज इनवर्स ऑफ हीट पंप, इट इज इनवर्स ऑफ हीट पंप, इट इज इनवर्स ऑफ हीट पंप। ये क्या करता है? उल्टा काम करता है। इट एक्सट्रैक्ट, बेटा उससे पहले ना ये, चलो खैर कोई बात नहीं, देख लो इसको। इट एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर, है ना, सम एक्सटर्नल वर्क इज डन। देखो बेटा, नेचुरली हीट कहां से कहां फ्लो होती है? हॉट टू कोल्ड। नेचुरली हीट कहां से कहां फ्लो होती है? हॉट टू कोल्ड। अगर कोई बोले कि क्या हम कोल्ड से हॉट में हीट फ्लो करा सकते हैं? करा सकते हैं, है ना, उसके लिए आपको लेकिन वर्क डन देना पड़ेगा। जैसे आपकी जो रेफ्रिजरेटर होता है, वो क्या करता है? अंदर ठंडा रखता है, बाहर गर्म रहता है, तो वो ठंडी जगह से हीट निकाल रहा है और बाहर भेज रहा है। समझ में आया? क्लियर? तो यहां पे बेटा याद रखना, इफिशियंसी वर्ड यूज नहीं होती। इफिशियंसी की जगह हम क्या यूज करते हैं? सीओपी। व्हाट इज सीओपी? सीओपी इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक, तो यहां पे क्या होता है? सीओपी डिजायर्ड आउटपुट अपॉन वर्क डन। अब बेटा याद रखो, डिजायर्ड आउटपुट क्यों बोले? कि अगर आप हीट पंप के जैसे यूज कर रहे हो, तो आपको क्या ज्यादा चाहिए? हीट चाहिए ना,
तो आप Q1 लोगे, ऊपर क्या आएगा Q1 अपॉन W। लेकिन अगर आप कूलिंग के लिए देख रहे हो तो आप ये देखोगे कि कितना से ज्यादा आप Q2 निकाल रहे हो, है ना। तो डिजायर्ड आउटपुट क्या हो जाएगा Q2। याद रखना हीट, है ना, फॉर हीट पंप फॉर हीट पंप डिजायर्ड आउटपुट इज, मतलब आप क्या ज्यादा से ज्यादा चाहोगे Q1। और रेफ्रिजरेटर के लिए भाई जितना ज्यादा हीट निकालोगे उतना ज्यादा ठंडा होगा ना, जितना ज्यादा Q2 होगा उतना ज्यादा ठंडा होगा। रेफ्रिजरेटर के लिए क्या होना है, डिजायर्ड आउटपुट क्या है, डिजायर्ड आउटपुट इज Q2। समझ में आया। फॉर आइडियल रेफ्रिजरेशन, इसको रिवर्स ऑफ कार्नोट इंजन बोलते हैं बेटा। Q2 बाई Q1 क्या अगेन क्या हो जाएगा T2 बाई T1। तो बेटा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या हो जाएगा, देखो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन, सीओपी का रेफ्रिजरेशन का डिजायर्ड आउटपुट क्या है Q2 अपॉन W। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q2 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो Q2, W को क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, Q1 माइनस Q2। अब बेटा देखो मैं क्यों एसी मैं, है ना, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैं अभी OFR ऑयल फील्ड रेडिएटर यूज कर रहा हूं। अब ऑयल फील्ड रेडिएटर से ना बिजली का बिल बहुत आता है, क्यों, अगर ऑयल फील्ड रेडिएटर W वाट का है, कितने वाट का है, W वाट का, तो वो हीट भी कितना प्रोड्यूस करेगा, W करेगा। ठीक है, याद रखना हीट भी कितना प्रोड्यूस करेगा, W हीट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन बेटा अगर आप एज ए हीट पंप लेते हो, एसी यूज करते हो, है ना, हीट पंप यूज करते हो, तो आप W दोगे तो आपको कितना मिलेगा, Q2 प्लस W मिलेगा। आपको कितनी हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, Q2 प्लस W। मतलब अगर 1000 वाट का है एसी तो 1000 वाट से भी है ना ज्यादा की हीटिंग कर देगा। और अगर हीटर यूज करोगे तो 1000 वाट का हीटर 1000 वाट की हीटिंग ही करेगा। इसलिए बेस्ट क्या होता है, बेस्ट ये होता है कि आप एसी यूज करो, है ना, ब्लोअर यूज नहीं करना। मतलब वो जो वो होता है ना, मतलब सीधे वो जो छोटा सा ब्लोअर आता है जो घर में रखे रहते हैं, वो यूज नहीं करना चाहिए, एसी यूज करना चाहिए, वो कम बिजली में ज्यादा हीटिंग कर पाता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए। देखो ना, मैं यहां से W दिया तो हीटिंग कितना मिल रहा है, Q2 प्लस W मिल रहा है। ये बात समझ पाया आया बेटा आप लोग को, कि हीटिंग मुझे ज्यादा मिल रहा है। हेलो, नहीं आया क्या, हेलो, सर आया समझ। यस सर। आया ना, ठीक ठीक। तो इसी कारण ना आपको एसी यूज करना चाहिए। एसी जो है कम बिजली में ज्यादा हीटिंग कर देता है। देखो ना, मैं W हीट दिया, इसको W इनपुट दिया, इलेक्ट्रिसिटी W दे रहा हूं, लेकिन हीट मुझे मिल रही है Q2 प्लस W। तो ये देखो, तो W को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी बेटा, W को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ सही है, तो है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, Q1 माइनस Q2। तो ये कितना हो जाएगा TL, सॉरी रेफ्रिजरेशन है ना, तो TL, Q2 क्या है TL अपॉन TH माइनस TL। याद रखना बेटा, रेफ्रिजरेशन में ऊपर TL आएगा, और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा Q1 अपॉन W। ठीक है, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, ये हो जाएगा TH अपॉन TH माइनस TL। बस ये चीज याद रखना आप, ठीक है, ये बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन में ऊपर क्या आएगा TL, और नीचे तो सेम ही रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, ऊपर क्या आएगा TH, क्योंकि उसमें डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, Q1, हीट पंप में Q1 होता है और इसमें Q2 होता है। समझ में आया बच्चों ये चीज, ये फॉर्मूला याद रखना, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन। अब क्योंकि ये हमेशा 101 से बड़ा आएगा बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा 1 से बड़ा आता है, इसलिए इसमें 100 का मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। अब ये करो बेटा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन ट्राई करो।
बेटा TL और TH केल्विन में रखना। आगे बढ़ जाएं बेटा। क्लियर है एकदम? देखो बेटा याद रखना, ये कैसे होगा? COPU कितना है? 5। तो 5 इज इक्वल टू, देखो कोएफिशिएंट किसका है? रेफ्रिजरेटर है ना, तो ऊपर क्या आएगा? TL आएगा। ऊपर क्या आएगा? देखो TL आएगा, ठीक है। तो TL कितना हो गया? 273, 273 माइनस 20, ये कितना हो गया? 253 हुआ ना। 253 अपॉन, नीचे बेटा मैं एक ट्रिक कर रहा हूं, नीचे मैं उसमें ही रखूंगा। मुझे आंसर देखो डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो नीचे डिफरेंस है ना, जब टेम्परेचर डिफरेंस है तो वहां पे डिग्री सेंटीग्रेड भी चलेगा, केल्विन भी चलेगा। जब टेम्परेचर डिफरेंस है, याद रखना, अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो नीचे डिग्री सेंटीग्रेड भी चलेगा, केल्विन भी चलेगा। मैं इधर सीधे डिग्री सेंटीग्रेड पे आंसर डाला है ना, क्योंकि सीधे TH का आंसर किस में आ जाएगा? केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? कितना आ रहा है यहां से TH, कोई बताएगा मुझे? बताओ, कोई बताओ यार जल्दी से। किसी ने किया कैलकुलेशन? ये मेरे को करना पड़ेगा क्या? 253 डिवाइड बाई 5 31 और हाँ -20, हाँ 30.6 आ रहा है, विच इज 31 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये और क्वेश्चन है, मैं इसमें क्योंकि बेटा अब ये सिलेबस में नहीं है तो मैं इस पे क्वेश्चंस करा भी नहीं रहा हूँ। ये क्लॉसियस सेकंड स्टेटमेंट देख लो बेटा, है ना, ये रेफ्रिजरेशन के लिए है। केल्विन स्टेटमेंट जो था ना, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, ये याद रखना बेटा, ये ठीक, ये फॉर हीट इंजन, ये किसके लिए था? फॉर हीट इंजन। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट था बेटा, मैं आपको थोड़ा सा ना ब्रीफ में बैक में लेके जाके बताता हूं। ये जो सेकंड स्टेटमेंट था, ये फॉर रेफ्रिजरेटर था, फॉर रेफ्रि रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर स्लैश हीट पंप। तो इसने क्या बोला? नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from colder object to hotter object, ठीक है। मतलब बेसिकली देखो ये क्या है कि बिना वर्क डन के, मैं इसको हिंदी में समझाता, विदाउट गिविंग वर्क डन, है ना, यू कैन नॉट ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, कोल्ड टू हॉट।
बेटा कोल्ड से हॉट भी हीट भेजी जा सकती है, लेकिन उसके लिए क्या लगेगा, वर्क डन लगेगा, ठीक है। ये सिंपल, मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी के रेफ्रिजरेटर आप बना नहीं सकते, है ना। आप ऐसा बोलो कि सोलर एनर्जी से चल रहा है, वो अलग बात है। सोलर एनर्जी से तो आप एनर्जी तो दे रहे हो ना, बिना एनर्जी के आप, जहां गर्म होता है ना, गरम गरम जो राजस्थान वगैरह डेजर्ट वाले एरिया, वहां पे सोलर से ही चलती है, तो वैसी बनाई जा सकती है, लेकिन अब भाई किसी ना किसी फॉर्म में आपको वर्कडन देना पड़ेगा या हीट एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलूंगा, बाकी थ्योरी चीजें आप पढ़ते रहना, वो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है उसको समझो। फर्स्ट स्टेटमेंट and second statement of second law are interconnected, मतलब आप चाहो तो फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड स्टेटमेंट डेराइव कर सकते हो और सेकंड से फर्स्ट डेराइव कर सकते हो। हमारे इंजीनियरिंग में एक प्रॉब्लम आता था, डेराइव्ड सेकंड लॉ फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट ऑफ केल्विन प्लैंक फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक्चुअली जब ये स्टेटमेंट बने तब हमारे को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि हम एक से दूसरा डिराइव कर पाए, लेकिन आफ्टरवर्ड ये अंडरस्टैंडिंग बन गई। समझ में आ रहा है बात? तो याद रखना बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ आर इंटरकनेक्टेड। आप चाहो तो फर्स्ट लॉ से सेकंड लॉ डिराइव कर सकते हो और सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव कर सकते हो। ओके बच्चा, कोई दिक्कत? अब ये थ्योरी पोर्शन इधर लिखा हुआ है बेटा, आप चाहो तो इसको देख लो, इससे कोई है ना इतना कुछ खास काम का नहीं है, आप एक बार बस पढ़ लेना इसको। ये मैंने डिलीटेड पोर्शन जो है थर्मोडायनेमिक्स का, वो भी आपको अच्छे से करा दिया, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन थर्मोडायनेमिक्स, है ना। अब आपके ऊपर है, ठीक है, आप इसको क्या करते हो। बहुत जल्द मैं आपको कल की रिकॉर्डिंग और परसों की रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, अभी 15-20 मिनट के अंदर अंदर, ओके, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा पोर्शन बेटा इसमें बचा हुआ है ना, आधे घंटे का, 15 मिनट का, आधा घंटे का, इसको हम क्लास में ऑफलाइन ही करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ऑफलाइन समझाना ज्यादा इजी रहेगा, ऑनलाइन समझाना थोड़ा सा टफ रहेगा। ओके, वी विल मीट, है ना, टुमारो इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज गाइस, अल्लाह हाफिज।